अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम मोहम्मद शुएब है और आप देख रहे हैं शेबी बिटकॉइन यूट्यूब चैनल। आज के दिन मेरा टॉपिक क्रिप्टो मार्केट की अपडेट देना है, बिटकॉइन और इथेरियम का एनालिसिस करना है। साथ में मार्केट के और प्रोजेक्ट जो गेनर्स और लूज़र हैं उन बारे में बात करेंगे और यूएस के इवेंट्स के हवाले से बात करेंगे। सीपीआई डेटा गुजर चुका है, कल के दिन पीपीआई डेटा आया है, उसके बाद नेक्स्ट वीक हमारे पास जो है इंटरेस्ट रेट का डिसीजन आने वाला है। उन सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर मेरे पास बीटीसी का चार्ट ओपन है और बीटीसी का चार्ट हमें न्यूट्रल जोन में नज़र आ रहा है। और यहाँ पर अगर प्रीवियस वीक आप हमारी वीडियो देखते रहें तो आपने देखा होगा कि मैंने कहा था कि यहाँ पर बहुत कम ऐसा हुआ है बिटकॉइन की हिस्ट्री में कि वीकली चार्ट में हमारे पास 4 कैंडल एक साथ लाल बने। तो 4 कैंडल जब बन गई थी, हमारे पास वीकली क्लोजिंग हो चुकी थी, तो मैंने कहा था कि इस वीक हमारे पास चांसेस है काफ़ी ज़्यादा कि कैंडल जो है हमारे पास ग्रीन बने। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो बीटीसी ने जो है पंप लिया है और ऑलमोस्ट यहाँ पर 8% का पंप ले चुका है और फिलहाल 55 मूविंग एवरेज को होल्ड कर रहा है यहाँ पर एज अ रेजिस्टेंस, और यहाँ से जो है ये रिजेक्ट हो सकता है। तो इस चीज़ को आपने लाजमी कंसिडर करना है। साथ में लिक्विडिटी की मैंने बात की थी कि मार्केट से डाउन साइड की लिक्विडिटी ग्रैब हो चुकी है, अब अप साइड की लिक्विडिटी ग्रैब होगी। तो सारे सिनेरियोज जो हैं वो हमारे फॉर्म हो रहे हैं। अभी एक और चीज़ मैं आपसे डिस्कस करूं तो यहाँ पर हमारे पास वीकेंड शुरू हो चुका है, जुम्मे का दिन है, फिर कल हफ्ता और इतवार होगा। मंडे तक अगर मार्केट यहाँ पर सस्टेन करती है तो फिर उसके बाद मंडे को करेक्शन एक्सपेक्टेड है, या फिर उससे पहले ही मार्केट डाउन साइड पर आ सकती है। और यहाँ पर अगर बात करें तो मैंने आपसे एक चीज़ ये कही थी कि 2023 के स्टार्ट से लेकर अब तक ये जो है बिटकॉइन ने एक लोअर लो लगाया है। इससे पहले लोअर लो 2023 के साल में नहीं लगा, तो इस लोअर लो के बाद एक लोअर हाई बन सकता है। तो ये लोअर हाई भी हम कंसीडर कर सकते हैं। तो बीटीसी का एनालिसिस उम्मीद है कि आपको क्लियर हो गया होगा। और उसके अलावा अगर बात करें यहाँ पर डेली के टाइम फ्रेम में, तो डेली के टाइम फ्रेम में फिलहाल इसने 21 मूविंग एवरेज को तो ब्रेक कर दिया है, लेकिन 200 मूविंग एवरेज जो है एक्सपोनेंशियल अभी भी इससे अबव ट्रेड कर रही है 27,200 के करीब। तो ये इसके लिए एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया रह सकता है और इससे ऊपर जाना बिटकॉइन के लिए थोड़ा मुश्किल रह सकता है। और बीटीसी की डोमिनेंस की बात करते हैं। बीटीसी की डोमिनेंस मुसलसल इंक्रीज़ हो रही है और जब भी बीटीसी की डोमिनेंस बढ़ती है तो हम इससे ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बिटकॉइन में पैसा आ रहा है और अल्टकॉइन से पैसा जो है वो निकल रहा है। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो वीकली टाइम फ्रेम में मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। यहाँ पर अगर हम वीकली चार्ट में देखें तो इस ट्रेंड लाइन को मैंने ड्रा किया था 3-4 वीक पहले ड्रा किया था। तो इस ट्रेंड लाइन को इसने ब्रेक किया हैवी वॉल्यूम के साथ और उसके बाद अपनी इस सपोर्ट को रेजिस्ट किया और इससे दोबारा जो है रिकवर किया खुद को। अब अप साइड पर इसके पास 2 रेजिस्टेंस एरियाज़ हैं। सबसे पहले तो ये वीकली टाइम फ्रेम में 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और उसके अलावा ये ट्रेंड लाइन, इनको अगर ये ब्रेक कर देता है तो फिर हमारे पास अल्ट कॉइन काफ़ी ज़्यादा प्रेशर में रह सकते हैं और बिटकॉइन पंप कर सकता है। इथेरियम की बात करें तो इथेरियम में इतना ज़्यादा पंप नहीं आया जितना कि बीटीसी में हमें आता हुआ लग रहा है, लेकिन यहाँ पर ये अपनी 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को रिकवर करने की कोशिश कर रहा है। अगर इससे अबव क्लोजिंग हो जाती है इसकी तो फिर इसमें अगेन हम एक थोड़ी रैली देख सकते हैं और ये दोबारा अपने अपसाइड के लेवल को टच कर सकता है। रियून टोकन की बात करें तो रियून टोकन कल के दिन मैंने आपको जो वीडियो बनाई थी तो मैंने कहा था कि इसमें जो है अभी भी थोड़ा बहुत पोटेंशियल मुझे लग रहा है और इसका जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल मैंने बताया था वो ये बताया था और ऑलमोस्ट यहाँ पर ट्रेड कर रहा था। ये अपने रेजिस्टेंस लेवल को ये ब्रेक करके अपसाइड पर जो है जा चुका है। अब हमारे पास जो एक स्ट्रॉन्ग इसका लेवल है वीकली टाइम फ्रेम में अगर देखें तो यहाँ पर हमारे पास एक ये वाला लेवल बन रहा है जो कि इसका स्ट्रॉन्ग लेवल है। यहाँ पर जो है 1.77 सेंट का एरिया है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है इसके लिए स्ट्रॉन्ग साबित होता आया है, कहीं स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के तौर पे और कहीं स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के तौर पे। तो यहाँ से जो है इसको अगेन रिजेक्शन मिल सकती है और मार्केट जब तक बुल स्टार्ट नहीं होती तब तक ये भी प्रेशर में रह सकता है, क्योंकि अच्छा खासा ये पंप हो चुका है। तो अभी इसको सेलर डोमिनेट कर सकते हैं। आक्सी इन्फिनिटी का टोकन जो है पंप हुआ कल के दिन, काफ़ी ज़्यादा दिनों बाद मैंने इसको देखा है टॉप गेनर में। ये एक टॉप गेमिंग प्रोजेक्ट था जो कि इतना ज़्यादा ब्लेड हुआ, इतना ज़्यादा डंप हुआ कि लोगों ने इसमें इंटरेस्ट लेना ही छोड़ दिया था, लेकिन इसने जो है रिकवरी की अभी ऑलमोस्ट 24 से 25% की 2-3 दिनों में। तो ये टॉप गेनर में था, मैंने सोचा मैं आपसे डिस्कस करूँ। फिलहाल इसका जो रेजिस्टेंस का एरिया बन रहा है यहाँ पर टेक्निकली यहाँ कोई इसको रेजिस्टेंस फेस करते हुए नज़र आ नहीं रही। ये वाला एरिया इसका इंपॉर्टेंट एरिया हो सकता है। यहाँ पर ये वाला एरिया अगर इसको ये ब्रेक करता है तो फिर थोड़ा बहुत मज़ीद पुश देख सकते हैं इसमें और फिर ये $6 तक भी जा सकता है। और बोर्ड ऐप येट क्लब का टोकन अगेन काफ़ी ज़्यादा डंप कर रहा है और टॉप लूज़र में आ रहा है। इसकी एक वजह तो ये है कि यहाँ पर इसकी $44 मिलियन की सप्लाई जो है वो अनलॉक होने वाली है। 17 तारीख को लास्ट टाइम भी इसकी सप्लाई अनलॉक हुई थी तो ये प्रेशर में आया था। अब अगेन एक दिन 16 घंटे रह गए, 17 तारीख को इसकी जो है सप्लाई अनलॉक होने वाली है। तो इस वजह से ये पहले ही काफ़ी ज़्यादा हमें प्रेशर में नज़र आ रहा है। तो इस वजह से जो है इसमें प्रेशर आता रहेगा जब तक इसकी जो है
टोटल सप्लाई अनलॉक नहीं हो जाती। यहाँ पर अगर देखें तो ऑलमोस्ट ये अपनी ICO की प्राइस पर है, तो ये बाइंग अपॉर्चुनिटी भी हम इसे कंसिडर कर सकते हैं। और उसके अलावा यहाँ पर टॉप BTC प्रिडिक्शन में 2024 की आपसे शेयर करना चाहता हूँ। यहाँ पर कैथी वुड और उसके अलावा टिम ड्रैपर है और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि टॉप या तो हेज फंड के CEOs हैं या फिर टॉप एनालिस्ट हैं। उनके हिसाब से यहाँ पर जो है कैथी वुड ने $1 मिलियन कहा है, और उसके अलावा माइक नेवोग्रेट्स ने $5 लाख कहा है, टिम ड्रैपर ने $2.5 लाख, स्टैंडर्ड चार्टर्ड एक कंपनी है उन्होंने $20 लाख, पेंट्रा कैपिटल, मतलब ये नंबर ऑफ़ लोग हैं जिन्होंने जो है रॉबर्ट कियोसाकी जिसकी रिच डैड पुअर डैड एक बुक भी है, उसने $1 लाख कंसिडर किया है। तो यहाँ पर इनकी जो एवरेज प्राइस निकाली जाए तो वो 2,65,000 बनती है, यानी एवरेजली बिटकॉइन 2,65,000 के आसपास रह सकता है 2024 में। लेकिन ये सिर्फ प्रिडिक्शन हैं जो कि गलत भी साबित हो सकती है, तो आपने मुकम्मल इन्हीं के ऊपर रिलाई नहीं करना। और फॉर द फर्स्ट टाइम बिटकॉइन ने जो है अपनी जो क्लीन एनर्जी है उसको 50% पर ले गया है बिटकॉइन, यानी कि पहले सबसे बड़ा जो इशू था बिटकॉइन माइनिंग के हवाले से, वो लोगों को कंसर्न ये था कि बिटकॉइन जो है माहौल को आलूदा कर रहा है और इस पर माहौल के ऊपर बुरा इफेक्ट पड़ता है बिटकॉइन की माइनिंग से। लेकिन अब क्लीन एनर्जी का जो रेशो है वो 50% हो गया। और एलन मस्क ने प्रीवियसली इसने एक बार बिटकॉइन को टेस्ला की पेमेंट के लिए यूज़ भी किया था, लेकिन बाद में जब इसने कैंसिल किया तो इस वजह से भी मार्केट में डंप आया था। तो इसने कहा था कि अगर बिटकॉइन की 50% जो है क्लीन एनर्जी से माइनिंग होगी तो हम अगेन इसको पेमेंट मेथड में यूज़ कर सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो ये बिटकॉइन के लिए बहुत ज़्यादा बुलिश न्यूज़ होगी। और उसके अलावा यहाँ पर बाइनांस के हवाले से काफ़ी ज़्यादा प्रेशर है मार्केट में, और इसके जो चीफ स्ट्रेटजी ऑफिसर ने रिज़ाइन किया, VP ऑफ कंप्लायंस ने, हेड ऑफ प्रोडक्ट, जर्नल काउंसलर और उसके अलावा हेड ऑफ PAC, और उसके अलावा बाइनांस US के CEO ने रिज़ाइन किया, हेड ऑफ लीगल रिज़ाइन, चीफ रिस्क ऑफिसर ने रिज़ाइन किया। तो ये मतलब फ़िलहाल बाइनांस काफ़ी ज़्यादा प्रेशर में है। लेकिन बाइनांस के जो CEO हैं, CZ बाइनांस हैं, उन्होंने कहा है कि ये मेरे लिए कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, जब पुराने लोग जाएंगे तो नए लोग आएंगे, तो उसके लिए ये कोई इतना ज़्यादा कंसर्न वाली बात नहीं है। और पॉलीगॉन ने रिलीज़ किया है प्रपोजल 2.0 अपग्रेड का, जिसमें उनके टोकन का नाम भी चेंज हो जाएगा, मैटिक से पोल टोकन नाम हो जाएगा। साथ में ज़ीरो नॉलेज बेस वो जो है वो अपनी चेन को बनाएंगे और लेयर 2 सोल्यूशन पर। तो अगर ऐसा होता है तो ये प्रपोजल पेश होता है, और ये प्रपोजल पास होने के बाद तकरीबन जब ये रिलीज़ होगा और फाइनलाइज होगा तो इसका फिर पोल टोकन के फंडामेंटल्स मज़ीद स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। और उसके अलावा अब जो है US के इवेंट्स की बात करते हैं। यहाँ पर जो है कल के दिन फॉर द फर्स्ट टाइम नवंबर 2022 के बाद $90 पर चली गई है ऑयल की प्राइस, और 46 दिन की जो है रिज़र्व बाकी है सिर्फ US के पास। उसके बाद उसका रिज़र्व ख़त्म हो जाएगा, और रिज़र्व ख़त्म होने के बाद इसी महंगे दामों US को ख़रीदना पड़ेगा ऑयल। मैंने पिछले टाइम में बताया था कि US के पास रिज़र्व होता है, जब भी ऑयल की प्राइस डिक्रीज़ होती है तो वो बहुत सारा ऑयल ख़रीद के सस्ते दामों अपने रिज़र्व में रख लेते हैं कि जब ऑयल महंगा होगा तो हम इसे यूज़ करेंगे। तो अब उनके पास सिर्फ 46 दिन का रिज़र्व है गया और ऑयल की प्राइस ऑलरेडी अप है। तो इस बारे में जो है देखना पड़ेगा कि अगर US को महंगा तेल ख़रीदना पड़ेगा तो ज़ाहिर है वो जो कंज्यूमर को बेचेगा वो भी महंगा बेचेगा, जिससे महंगाई में मज़ीद इजाफा होगा। और उसके अलावा यहाँ पर बात करें तो बिगेस्ट सोर्स जो है महंगाई का, इस चार्ट में आपको नज़र आ रहा होगा, ये जो बड़ी से आपको नज़र आ रही है, इसका इन्होंने कहा है कि 2019 से लेकर अब तक 300% इसमें इजाफा हो चुका है। और इसका कहना है कि जो ममालिक हैं आपस में, जिनका जो भी आपस में मसले मसाइल हैं, जैसे रशिया और यूक्रेन की जंग हुई आपस में, चाइना और अमेरिका की नहीं बनती, तो ये जो है एनर्जी के जो रिसोर्स हैं उनको वेपनाइज के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, यानी वेपन हथियार के तौर पे। यानी जिस तरह पिछली सर्दियों में US को सर्दियों के दिनों में गैस की और ऑयल की ज़रूरत थी, तो रशिया ने क्या किया कि जब US ने उसके ऊपर सैंक्शंस लगाई तो उसने भी अपनी ऑयल की सप्लाई रोक दी, और इसका फिर बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ा, और अमेरिका में हाईएस्ट थी महंगाई पिछले साल। तो इस वजह से इन्होंने कहा है कि महंगाई से लड़ने के लिए अगर ऐसा ही इन्वायरमेंट क्रिएट रहता है जैसा ये है, यहाँ पर अगर देखें तो कितना आपको ग्राफ अपसाइड पर जाता हुआ नज़र आ रहा है 222 के महीने में। तो इन्होंने कहा है कि अगर ऐसा ही रहा तो महंगाई से लड़ने में बहुत ज़्यादा दुश्वारी साबित हो सकती है। और पिछले दिनों मैंने आपसे डिस्कस किया था कि सऊदी अरेबिया और उसके अलावा रशिया ने फैसला किया है कि हम जो है डेली जो है 3 मिलियन बैरल्स पर डे कट लगाएंगे अपनी सप्लाई में। तो 2023 के Q4 में जो एक्सपेक्ट किया जा रहा है, उन्होंने कहा है कि ये जो है मैसिव डाउनफॉल आ सकता है ऑयल की प्राइस में, और अगर ऑयल की प्राइस जो है इतना ज़्यादा डाउन साइड पर जाएगी तो इन्होंने कहा है हायर ऑयल प्राइसेस आर बैक एंड द US रिजर्व आर एट रिकॉर्ड लोज, यानी लोएस्ट पॉइंट पर है US का रिज़र्व और हायर है ऑयल की प्राइस, और मुसलसल Q4 में मज़ीद हाई रहेंगी। तो US के लिए इन्फ्लेशन डेटा बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है। और साथ में कल के दिन जो है डेटा आया था
उसका पीपीआई का। पीपीआई से मुराद ये होता है प्रोड्यूस प्राइस इंडेक्स। प्रोड्यूस प्राइस इंडेक्स से मुराद ये होती है कि जो प्रोड्यूस कर रहे हैं उनकी क्या मतलब कॉस्ट पड़ रही है, इस हिसाब से आगे नेक्स्ट महंगाई तय होती है। तो 0.4 जो है वो प्रीवियस थी और एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि 0.4 ही आएगी, लेकिन वो भी 0.7 आई। तो इसका सीधा मतलब ये बनता है कि मार्केट में नेक्स्ट जो है मंथ महंगाई मज़ीद बढ़ेगी, और महंगाई अगर मज़ीद बढ़ेगी तो इंटरेस्ट रेट का डिसीजन आने वाला है हमारे पास। यहाँ पर अगर देखें तो इंटरेस्ट रेट का डिसीजन जो एक्सपेक्टेड है वो एक्सपेक्टेड जो है एनालिस्ट जो है वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट जो है वो पॉज किया जाएगा और फेडरल रिजर्व जो है वो इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ाएगा। लेकिन जो सिचुएशन नज़र आ रही है उसमें उम्मीद ये लग रही है कि 25 बेसिस पॉइंट का इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ होगा। तो सारा दारोमदार फ़िलहाल मार्केट का इंटरेस्ट रेट पर है और सभी लोग इसका इंतज़ार करेंगे। फ़िलहाल आपको मार्केट में थोड़ी बहुत वोलेटिलिटी नज़र आएगी। ये जो इवेंट होगा फेड का इंटरेस्ट रेट डिसीजन का, उसमें जो है ये देखेंगे कि क्या सूरत हाल होती है। अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो मार्केट में प्रेशर आएगा और मार्केट हमारी जो 24,500 से 23,500 का लेवल टच कर सकती है। और अगर इंटरेस्ट रेट पॉज होता है तो उसमें फिर हमारे पास थोड़ा बहुत रिलीव होगा और मार्केट थोड़ा बहुत पंप कर सकती हैं। और साथ में एक चीज़ और हो सकती है, जैसे कि अभी महंगाई का डेटा हमारे पास काफ़ी ज़्यादा बुरा आया है, लेकिन मार्केट ने उस डेटा को लिफ्ट ही नहीं कराई और हमारे पास मार्केट इतने बैरिश सेंटिमेंट्स में भी पंप कर रही है और अच्छा खासा पंप किया है यहाँ पर। तो सेम इंटरेस्ट रेट डिसीजन में भी मार्केट मैनिपुलेशन हो सकती है और मार्केट न्यूज़ के अगेंस्ट ट्रेड कर सकती है। तो इन सारी चीज़ों को आपने कंसिडर करना है। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आज की वीडियो भी आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।